डिफ़ॉल्ट से बचाया, सागदार साहब कह रहे हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट से बचाने के बाद अब मुल्क की तरक्की का जो रास्ता है वो किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है? देखें, मसला हमारे साथ ये है कि हर गवर्नमेंट आती है, उसका एक ही डायलॉग होता है कि डिफ़ॉल्ट से बचाया। अब डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए क्यों, हमें अब ये सोचना है। अब बचाने वाली बात नहीं है, हमें ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाएं। और उसके रास्ते हैं, आप एक ऐसी पॉलिसी दें जो भले बिजनेसमैन बहुत खुश ना हो, लेकिन कम से कम अपने इंपोर्ट बिल को कंट्रोल करें, अपने खर्चों को कम करें, आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं और पाकिस्तान बहुत आसानी से ये सारे काम कर सकता है। हम अच्छी पॉलिसी बना के बहुत सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, 1000 किलोमीटर की कोस्टल बेल्ट है जी, और इस कोस्टल बेल्ट का हमने आज तक कोई फायदा नहीं उठाया। दुनिया भर में विंड्स जो है, एनर्जी वहाँ दुनिया में मैं कहता हूँ आपको सारी अपनी इंडस्ट्री इस इंडस्ट्रियल जोन बनाए, यहाँ जेटी बनाएं और इंडस्ट्री को यहाँ शिफ्ट करें जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। सही। उनको सस्ती ज़मीन दें और जो काम करता है उससे काम करवाएं। और ये प्रपोजल मुझे पिछले दिनों में मिला था फवाद हुसैन फवाद साहब से। सही। और एक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इशू था और उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। और उन्होंने एक प्रपोजल खुद भी दिया कि हमारे पास कुछ ज़मीनें हैं, हम चाहते हैं कि रेंट पे दें इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि इतनी महंगी ज़मीन खरीदते वायबल नहीं होती इंडस्ट्री। तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रपोजल दिया और वही प्रपोजल लेके मैं आगे आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर हम कोस्टल बेल्ट पे इंडस्ट्रियाँ दे दें लोगों को, जेटियाँ बना के दें या वो खुद बना लें, और जो एक्सपोर्ट यहाँ से कर रहे हैं सारे लोगों को वहाँ जगह मिलनी चाहिए। यहाँ बैठ के ये अपनी एक्सपोर्ट के ऑर्डर लें, जो रॉ मटेरियल है वो आएगा यहाँ, उनको ये यहाँ से पंजाब ले जाएंगे, सरहद ले जाएंगे, इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। यहीं इंडस्ट्रियल जोन बनाएं, यहीं लेबर कॉलोनियाँ बनाएं और अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी, ये वायबल होंगे और दुनिया से compete करेंगे और अपनी एक्सपोर्ट डबल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर के ये ख्यालात हैं तो कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और ये दोनों कंबाइन अगर डिसीजन लेंगे तो डेफिनेट हम। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई है फवाद हसन फवाद है, तो प्राइवेटाइजेशन के इस वक्त बहुत ज़्यादा बात हो रही है कुछ इदारों के हवाले से, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन आप समझते हैं हल हो जाएगा और ये कर भी लेगी कम? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमने तो एक हमारा हयात रेजेंसी इशू था उसके लिए गए थे। सही। तो उन्होंने तो 3 मिनट में हमारे मसले को हल कर दिया। सही। और पूरा सपोर्ट किया। अगर वो इस तरह डिसीजन लेते हैं तो मेरा तो ख्याल है कि अगर वो पिछले कोई 15 साल पुराना इशू या 20 साल पुराना इशू उन्होंने आधे घंटे में हल कर दिया तो फिर डेफिनेट वो बाकी चीज़ों पे भी नज़र रख रहे होंगे। स्टडी उनकी बहुत थी, जितनी मालूमात हमारे पास थी हमारे बारे में उससे ज़्यादा उनके पास थी। तो हम समझते हैं कि अगर एक ऐसा बंदा जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन पे बैठा है, शायद मैं पहले तो उनसे बहुत इत्तेफाक भी नहीं करता था, लेकिन मैंने जब उनको काम करते हुए देखा तो मुझे बड़ा दिल खुश हुआ मेरा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तरह के लोग आएँ, अच्छी पॉलिसियाँ बनाएं, इस मुल्क को मजबूत करें। और अगर हमने अच्छी पॉलिसियाँ बना ली तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमारा इंपोर्ट बिल ज़्यादा हो सकता है। हमारे पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारे मुल्क में माइनिंग पे बेतहाशा काम हो रहा है, हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेतहाशा काम हो रहा है। और अब तो हम देख रहे हैं सारे बिजनेसमैन एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट फार्मिंग में जाना चाहते हैं, सारे बिजनेसमैन लाइव स्टॉक में जाना चाहते हैं, सारे बिजनेसमैन डेयरी में जाना चाहते हैं। और माइनिंग में तो लोकल पाकिस्तानियों की लाइनें लगी हुई हैं। और अगर ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं, थर कोल को अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो ये तो वो चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क को चेंज कर देगी। तो ये अभी हुआ है सब SIFC, आप इसका मतलब है कि एक बेहतर इनिशिएटिव था जब बहुत सरमायाकार इधर आए हैं? बहुत ज़्यादा। देखिए, आपकी ब्यूरोक्रेसी किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकती, लेकिन जहाँ एस्टेब्लिशमेंट के लोग बैठे होंगे तो फिर वो डिसीजन आसानी से करवा लेते हैं। और बाकी लोगों से वो क्यों नहीं कंट्रोल होती, उसकी वजूहात भी है कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग करप्ट हैं। तो जब कोई आदमी गलत काम कर रहा होता है तो फिर वो किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता,
वो दूसरा भी एक्सपेक्ट करता है कि भाई जब ये बना रहा है तो मैं क्यों ना बनाऊं। तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म करनी पड़ेगी और हमें साथ में ये भी करना पड़ेगा कि इनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 3-4 लाख में उनका भी पेट तो नहीं भर सकता, अपने बच्चों को तालीम तो वो भी नहीं दिला सकते, हम उनको ये तो ब्लेम भी नहीं दे सकते जब तक हम उनको इतनी सैलरी ना दे दें कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएं। 20 ग्रेड 21 ग्रेड बहुत बड़ा ओहदा होता है, 22 ग्रेड, लेकिन उन बेचारों की माली हालात तो नहीं है। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में हम 50 लाख करोड़ रुपए तनख्वाहें देख रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये 2.5 लाख और 3 लाख रुपए में हमारे सारे काम कर देंगे और फिर हम उनको बुरा भी कहें कि ये करप्शन करते हैं। उनकी मजबूरी है। सही। जब अपने बच्चों को रोटी पूरी सही तरह नहीं खिला सकते हैं तो वो तो उनकी भी मजबूरी है। एक चीज़ जो है वो, जैसे अभी आपने एक वजीर से मिले और कहा कि बहुत ज़्यादा उनकी अपनी स्टडीज़ थी, ये चीज़ों को वह बेहतर तौर पर हल भी कर लिया। एक तासुर हो रहा है कि कुछ वजारतों में खालिस्तन को टेक्नोक्रेट्स टाइप ही लोग होने चाहिए, फाइनेंस के अंदर भी, जैसे प्राइवेटाइजेशन के मामला आते हैं, कुछ और भी सेक्टर्स हैं। तो आप समझते हैं कि सियासी हुकूमतें आके इस तरह से पैरेलल चल सकती हैं? देखें, अभी सिचुएशन जो है ना, पीछे की सिचुएशन तो चाहे आप टेक्नोक्रेट ले लो या पॉलिटिकल ले लो या आपके ब्यूरोक्रेसी को ले लो, ये सब एक जैसे ही है। ठीक है ना, हमें किसी एक को ब्लेम देने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अक्रॉस द बोर्ड सबको अपने गिरेबान जागना है और इस मुल्क के ऊपर रहम खाना है। हमने इस मुल्क को बहुत पीछे ढकेल दिया है। हमारे अपने हालात बहुत अच्छे हो गए, हमारे बिजनेस कम्युनिटी भी माशाअल्लाह बहुत पैसे बना रही है। आप अगर इंडस्ट्री के रिजल्ट उठा के देखेंगे और पिछले 20 साल में शायद आपकी सोच होगी, इतने लोगों ने हमने तो बुरे वक्त कोविड के दिनों में भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में पैसा कमाया। देखें, आपकी बैलेंस शीट आती है, आप बैलेंस शीट पढ़ लो, उसमें सब कुछ लिखा होता है। इसमें किसी को छुपाने की भी जरूरत नहीं है, हर चीज ओपन है। लेकिन कुछ हमारे रेगुलेटरों ने अपने रोल प्ले नहीं किए। अब इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, लेकिन जो फ्रॉड करता है उसको पकड़ते नहीं है। वो कहते हैं ऊपर से फोन आता है, भाई ऊपर हो या नीचे हो, गलत काम गलत है, सही काम सही है। अब आप उस बंदे को प्रमोट करते हो, वो आके लोगों को और नुकसान पहुंचाता है। तो हमें अब इस तरह के लोगों का सदुपयोग करना चाहिए। हमारी मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लैकमेलर हैं, लोगों का सपोर्ट होता है उनको, क्योंकि पैसे दे के वो हर काम करवाते हैं। अब इन लोगों को पकड़ने की भी ज़रूरत है। चलो पकड़ना नहीं भी है तो हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अब स्कैंडल को जब आप दबा देते हो तो फिर जाहिर बात है कि इक्विटी मार्केट को डायरेक्ट नुकसान पहुंचता है। फिर नुकसान ये होता है कि फॉरेनर्स आपकी मार्केट में नहीं आता है। अब ऑयल एंड गैस सेक्टर है, सारे फॉरेनर्स अपनी कंपनी बेच के भाग गए। फिर आप फार्मा सेक्टर में देखें, अब सारे लोकल ले गए, सब फॉरेनर्स भाग रहे हैं। वो अच्छा लोगों को पे देते हैं, तनख्वाहें अच्छी देते हैं, अच्छा डिविडेंड देते हैं, मुश्किल वक्त में भी वो अच्छा काम करते हैं। तो हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमारे लोग सबको अच्छी तरह ट्रीट करें। कैसे ये एफडीआई का मामला जो देखिए साहब, एफडीआई कैसे आए? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो थोड़ी बहुत आना शुरू हुई है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट SIFC वगैरह अपना रोल प्ले करें, उनके मसाइल हल करें। लोकल आदमी अपने मसले हल करता है, पैसे भी दे के अपने मसले हल करा लेंगे। फॉरेनर्स को तकलीफ ज़्यादा होती है। हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं, फॉरेन कंपनियां काफ़ी पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं। हमें उनको वापस लाना चाहिए और इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उनका वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए उनके लिए, ताकि उनके मसले SIFC के फोरम पे हल हो जाए, उनको किसी एक आदमी के आगे पीछे भागना ना पड़े। तो अगर हम ये सारे काम कर लेते हैं तो अपॉर्चुनिटी तो यहाँ अनलिमिटेड है। फॉरेन के साथ साथ अकील साहब, जो लोकल इन्वेस्टर है, बहुत ज़्यादा हमने देखा वो अपना पैसा बाहर ले गए, बहुत ज़्यादा आसान सर वो इसलिए मैं आपको बता दूं, अब वो वापस आने का कोई नजर आ रही चीज़? कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, फॉर द टाइमिंग शायद वो पैसा ले जाके कमा लेंगे। एक आदमी 25 करोड़ की पॉपुलेशन को छोड़ के, जहाँ क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है, जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके माइनिंग सेक्टर से लाइव स्टॉक है, डेयरी है और बायर है, सबसे बड़ी बात ऑयल एंड गैस है, सीमेंट सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, फार्मा है, डिमांड है। कोई चीज़ आपको बेचने के लिए निकलो तो आसानी से बिक जाती है। दुनिया में ऑयल एंड गैस की फाइंडिंग होती है, बायर ढूंढना पड़ता है। पाकिस्तान में तो बायर खड़ा हुआ है और प्रीमियम देने को तैयार है। इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री की डिमांड है।
ये सब कुछ होते हुए बदकिस्मती से जिसके पास पैसा आता है उसकी दिली ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान से निकले, उसको ये मुल्क बुरा लगना शुरू हो जाता है। जब से पाकिस्तान बना है सिचुएशन तो एक जैसी ही रही है, लॉ एंड ऑर्डर भी एक ही जैसा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें पाकिस्तान को ब्लेम देना चाहिए, हमें पाकिस्तान को ठीक करने की ज़रूरत है। और ठीक जब होगा कि जब आप पैसे कमाते हो तो यहाँ इन्वेस्ट करो। जैसे दहशतगर्दी के खिलाफ एक एक्शन प्लान बना, आप समझते हैं कि इकोनॉमी के हवाले से भी ऐसा ही किसी बनाना अग्रेसिव एक्शन प्लान? देखें, यहाँ से पैसा ले जाके हम अपनी कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप पैसा बाहर जाके इन्वेस्ट करना चाहते करें, लेकिन थ्रू स्टेट बैंक लेके जाए, इन्वेस्टमेंट करें, पैसा बनाते वापस लाएं पाकिस्तान। इस तरह का प्रोग्राम पॉलिसी बने तो ठीक है। इंडिया में भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो बाहर पैसा ले गए और माशाल्लाह वो बड़े बड़े ब्रांड उन्होंने खरीदे हुए, अब वो अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसी तरह हम भी, मैं समझता हूँ, इस तरह का प्रोग्राम बना के आगे पाकिस्तान में बिजनेस बढ़ा सकते हैं। सही। मुझे जो सबसे बड़ी इस वक्त मेरी ख्वाहिश है और वो एक है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है जो हमारे पास है। कैसे? आपका थर्कोल, सही, आपकी कोस्टल बेल्ट, आपकी माइनिंग, आपकी लाइफ स्टॉक्स, आपका ऑयल एंड गैस, आपका फर्टिलाइजर, आपका ट्रैक्टर इंडस्ट्री, अनलिमिटेड डिमांड है। और बदकिस्मती से हम अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं कर रहे, हम यहाँ काम अपना बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। हम यहाँ से जाते हैं जहाँ 50 लाख की पॉपुलेशन है, वहाँ जाके इन्वेस्ट करते हैं। फॉर द टाइम बिंग शायद आप वहाँ पैसे बना लोगे, लेकिन एंड ऑफ द डे ये पैसे आपके नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके पास डिमांड कभी भी आपकी गिर सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।